नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए सोशल साइंस की एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके 60 क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं सोशल साइंस से, यानी कि सामाजिक विज्ञान से, तो काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है इन क्वेश्चंस को हल करने में। तो आज हम पहला लेक्चर इसका लेकर आए हैं। हिस्ट्री का ये लेक्चर होने वाला है और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं देश के बारे में, अतीत की जानकारी, पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातत्वविद क्या है, आरंभिक मानव, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल युग और खेती और पशुपालन। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आज ये हमारी होने वाली है पहली क्लास और इसी के साथ साथ जो टॉपिक आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सारे टॉपिक हम यहाँ पर एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, देश का नाम, यानी कि जो इंडिया हमारे देश का नाम है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है इसके बारे में जानेंगे। इंडिया नाम की जो उत्पत्ति है ये भैया हुई है सिंधु से। और सिंधु क्या है, यहाँ पर जो सिंधु है इसका मतलब है सिंधु नदी से। ठीक है भैया, इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु से हुई है और जो सिंधु का मतलब है वो है सिंधु नदी, जिसके किनारे भारतीय सभ्यता ने जन्म लिया है। किसके किनारे लिया है भैया? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, जब ये सभ्यता ईरानी, यानी कि जिसको हम फारसी बोलते हैं, जब ये सभ्यता ईरानी साम्राज्य के संपर्क में आई तो सा का उच्चारण यहाँ पर हा की तरह करने के कारण यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिंधु का जो नाम था इसको हिंदू कर दिया। यानी कि ये जो सभ्यता है ये जब ईरानी साम्राज्य के जब अंतर्गत आती है तो जहां पर सा का उच्चारण होता था तो सा की उच्चारण की जगह यहाँ पर इसको हा पढ़ा जाने लगा और सिंधु की जगह इसको क्या कर दिया गया, हिंदू बोला गया। आगे लिखा है कि इस तरह फारसी में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके इलाके को हिंदुस्तान कहा गया, जिसका मतलब हिंदुओं का क्षेत्र होता है। यानी कि जो इनके किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया और उनके इलाके को हिंदुस्तान नाम से यहाँ पर जाना गया और इसी को क्या बोला गया, हिंदुओं का क्षेत्र। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। आगे लिखा है हिंदू से इंडिया नाम कैसे आया। फारसी साम्राज्य से होते हुए हिंदू नाम ग्रीस यानी कि यूनानी सभ्यता, तो ये पहुंच गया आपका हिंदू जो नाम है ये कहां पर पहुंच गया, ग्रीस सभ्यता यानी कि यूनानी सभ्यता में पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक बार उच्चारण के अंतर के कारण हिंदू शब्द ग्रीक भाषा में इंडूज हो गया। क्या हो गया भैया? इंडूज हो गया। ग्रीस के इतिहासकार जो हैं हेरोडोटस, इन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व इस शब्द का इस्तेमाल किया था। किसका भैया? जो आपका इंडूज शब्द है इसका इन्होंने इस्तेमाल किया था। कितने वर्ष पूर्व? 400 ईसा पूर्व। आगे लिखा है कि ग्रीस से इंडूज नामक रोमन साम्राज्य पहुंचा और यहाँ से ये लैटिन में इंडूज से इंडस हो गया। तो जो इंडस है ये कैसा शब्द भैया? लैटिन शब्द है और इसी इंडस से क्या हो गया, आपका इंडिया नाम यहाँ पर आ चुका है। क्लियर हो गया? तो इंडूज से क्या बना आपका, ये बना इंडस और इंडस से क्या बन गया आपका, इंडिया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अतीत की जानकारी, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। अतीत की जानकारी हमें कैसे मिलती है यहाँ पर देख लेते हैं। हम अतीत के बारे में कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को खोजना और पढ़ना है। चूंकि ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थीं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, पांडुलिपियां कहा जाता है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो भैया अगर हमें अतीत की जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना होगा, जो पुरानी पुस्तकें हैं जिनको हम पांडुलिपियां कहते हैं उन्हें हमें खोजना होगा और खोज के हमें क्या करना होगा, उनके अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ना होगा, तभी हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक शब्द आपके सामने निकल कर आया, ये आया पांडुलिपियां क्या है। ठीक है भैया, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। तो अब चलते हैं, बात कर लेते हैं पांडुलिपि क्या है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करेंगे पांडुलिपि के बारे में, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। चलिए देख लेते हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रूज नामक छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं।
यानी कि इनको जो है किस पे लिखा जाता है, ताड़पत्रों पर और भोजपत्र पर ये लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन की जो पूरा जीवन काल है उनके बारे में लिखा गया है, औषधियों के बारे में यहाँ पर लिखा मिलता है तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपि है इसमें किन विषयों की चर्चा मिलती है, इनमें धार्मिक जो मान्यताएं हैं, व्यवहार हैं, जो राजा हैं उनके जीवन काल की सभी जो बातें हैं वो लिखी मिलती हैं। औषधियों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। किस में मिलती है भैया, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि में। क्लियर है। अब आगे चलिएगा। पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है। ठीक है भैया, पांडुलिपि पूछा जाए या मातृका ग्रंथ, ये जो है हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है, यानी कि हस्तलिखित का मतलब हाथों से लिखा गया एक ग्रंथ है। इसको जो है हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पांडुलिपि बोल दिया जाए या फिर हस्तप्रति बोल दिया जाए या फिर लिपि ग्रंथ बोल दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पांडुलिपि। ये देखिएगा हाथ से लिखा गया एक पूरा आपका लिपि ग्रंथ है। क्लियर है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं एक जो नया पॉइंट आपका है अभिलेख। इसी को हम भैया दूसरे नाम से जानते हैं शिलालेख, या इसको हम शिलालेख बोल दें या इसी को हम भैया क्या बोल दें, अभिलेख बोल दें, बात एक ही है। और इंग्लिश में इसको जो है इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में जान लीजिएगा। अभिलेख क्या है, ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर गुदे हुए पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक पत्थर है, इस तरीके से इसमें डिजाइन है और इसमें गुदे हुए ये जो अक्षर हैं इसमें क्या लिखा है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा जिस गांव में आप मान लीजिएगा रहते हैं, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो अगर कोई सड़क बनवाते हैं तो एक पत्थर लगा दिया जाता है एक किनारे सड़क के, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है सड़क की, और वहाँ पर उसमें कुछ अभिलेख लिख दिए जाते हैं कि इनके द्वारा ये जो है कार्य निर्माण किया गया है। ठीक है भैया, तो वही क्या है, जो पत्थर में गुदे हुए जो आपके अक्षर हैं, यही पूरा जो आपका है पत्थर, ये आपका अभिलेख कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यही बात यहाँ पर लिखी है कि ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर गुदे हुए पाए जाते हैं। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने जो है क्या आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यानी कि जो यहाँ पर शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो पत्थरों पर जो है गुदवा देते थे अपने आदेशों को, और वही आदेश जो वहाँ की जनता है वो देखती थी, उसको पढ़ती थी और उसका पालन करती थी। ठीक है भैया, अभिलेखों में शासक युद्धों में अर्जित विजयों का भी अभिलेख करते थे, यानी कि जो युद्ध वो करते थे वहां पर विजय प्राप्त होती थी, उसी का वर्णन वहां पर उस अभिलेख में किया जाता था। ठीक है, आदेशों का भी अभिलेख होता था वहां पर। ठीक है, और युद्धों में जो अर्जित करते थे वो चीजों का भी उल्लेख वहां पर किया जाता था। किसमें भैया, अभिलेखों में। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद के बारे में। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं पुरातत्वविद क्या है। जो व्यक्ति वस्तुओं का अध्ययन करता है, किसका भैया, वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं भैया, पुरातत्वविद कहते हैं। समझ में आ गया। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका करते हैं भैया, पत्थर या ईंट से बनी जो इमारतें हैं इसका अध्ययन किया जाता है, चित्रों का अध्ययन किया जाता है, मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये जो अध्ययन करते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, पुरातत्वविद बोला जाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, गहनों और सिक्कों की खोज और खुदाई भी करते हैं। कौन, जो पुरातत्वविद के जो लोग होते हैं, ये औजार, हथियार, बर्तन, गहने, यानी कि गहने मतलब सोना चांदी जो आपके गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, सिक्कों की खोज और खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविदों को जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं जो ये लोग खोजते हैं। तो इसके साथ साथ जो हथियार, बर्तन हैं, इनके साथ साथ जानवर, पशु पक्षी, इनकी हड्डियां भी इनको मिली हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है भैया, तो जब ये लोग खोज करते हैं
धीरे धीरे इनको चीज़ें मिलती हैं, तभी ये जो है पता कर पाते हैं कि पुराने ज़माने में लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरातत्वविद हो गया। ठीक है भैया, आर्कियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं आगे, आरंभिक मानव की बात कर लेते हैं। आरंभिक मानव क्या थे? जो 2 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहते थे, उन्हें बोला जाता है आरंभिक मानव यानी कि अर्लीस्ट पीपल। ठीक है भैया, आज हम इन्हें शिकारी यानी कि संग्रहकर्ता, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक किसे बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति जो शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उनको आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता है। इतनी बात आपको समझना है, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे बोला जाता है? वे व्यक्ति जो शिकार से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यही बात आगे लिखी है कि भोजन व्यवस्था करने की विधि के आधार पर इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए जो है इनको आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता है। आमतौर पर ये अपने खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या करते थे भैया? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ हो गई, चिड़िया होती हैं, इनको ये पकड़ते थे। कंदमूल फल खाते थे, दाने हो गए, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके भोजन के रूप में होती हैं। आगे देख लेते हैं, मनुष्यों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजारों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। जो मनुष्य खाते थे, जो जड़ें होती थी पेड़ों की, उनको खोदने के लिए क्या करते थे भैया? इनके पास पत्थर के औजार होते थे। और कपड़ों की सिलाई के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है भैया, जो आरंभिक मानव थे वो कपड़ों की सिलाई के लिए क्या करते थे? जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं आपको एग्जाम में पूछता है स्टेटमेंट के रूप में, कि वहाँ पर अगर पूछेगा कि आरंभिक मानव जो है कपड़ों की सिलाई के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता था। ठीक है भैया, मनुष्य क्या खाता था? ठीक है, जड़ें कैसे खाता था? जड़ों को खोदने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए कि पत्थर के जो औजार हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखिएगा, लोग गुफाओं में रहते थे। ठीक है भैया, आजकल जैसे हम लोग ईंट के जो मकान बनाए जाते हैं, उस समय नहीं थे, तो वहाँ पर गुफाओं में रहते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैंस्तलवे स्थान होते हैं, जहाँ औजार, बर्तनों और भवनों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है भैया, औजार, बर्तन, भवन, ये सारे अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे, पाषाण युग क्या भैया? आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, सभी को पता है, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन भैया? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है भैया, पुरापाषाण युग है, मध्यपाषाण युग है और नवपाषाण युग है। तो यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था औजार बनाने के लिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र में पुरापाषाण युग के औजार दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़े आकार के और मोथरे हैं। ठीक है, यानी कि मोथरे हैं, इसमें नोक कम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुरापाषाण युग के। इसके बाद मध्यपाषाण युग में इनका जो आकार है ये थोड़ा और छोटा हो गया। ये देखिए, तुलना में यहाँ पर छोटा है और इनकी जो धार है ये आपकी तेज हो गई है। इसके बाद सबसे आखिरी में आपको दिखाए गए जो औजार हैं ये बहुत ही छोटे आकार के हैं और इनकी जो धार है, जो नोक है, ये और अधिक हो गई है। ठीक है भैया, तो ये है नवपाषाण के, ये है मध्यपाषाण के, ये है पुरापाषाण के। समझ में आ गया? आगे चलिएगा, बात कर लीजिएगा अब यहाँ पर पुरापाषाण की। ठीक है, पुरापाषाण काल की बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है भैया। टाइम याद कर लीजिएगा, 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है पुरापाषाण काल। यह 2 शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। किससे बना भैया? पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। और मानव इतिहास की लगभग 99% जो घटनाएं हैं वो इन्हीं काल के अंतर्गत हुई हैं। ठीक है,
जो 99 यानी कि 99% जो घटनाएं हैं वो इन्हीं काल के द्वारा घटी गई हैं, इन्हीं कालों के अंतर्गत घटी हुई हैं। समझ में आ गया? आगे चलिएगा। अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय परिवर्तन मिलते हैं उसे हम मध्य पाषाण अर्थात मध्य पाषाण युग बोलते हैं। ठीक है भैया। पर्यावरणीय परिवर्तन किस युग में हुए हैं? तो ये हुए हैं मध्य पाषाण युग में हुए हैं। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस काल के पत्थर के औजार सामान्यतः बहुत छोटे थे। इन्हें जो है माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो ये बात आपको याद करने योग्य है, याद कर लीजिएगा। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ्स किसे कहा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर औजार हैं जो कि मध्य पाषाण युग में बनाए गए थे, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी छोटे पत्थर अक्सर इन औजारों में क्या होते हैं, जैसे कि हंसिया है, आरी है जैसे उपकरण हड्डियों या लकड़ी के हत्थे के साथ पाए जाते थे। ठीक है भैया, किस में पाए जाते थे? हड्डियों के बने या फिर लकड़ी के हत्थे से। ठीक है, साथ ही पुरा पाषाण युग के औजार भी इसी काल में बनाए गए थे। जो पुरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो भी जो है इसी काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे। आगे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नव पाषाण युग की। अगला जो युग है आपका ये है 10,000 साल पहले से शुरू होता है, जो आपका नव पाषाण काल है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। पालतू बनाए जाने वाले पहला जंगली जानवर आपका कुत्ता था, सभी को पता होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के करीब यहाँ पर क्या हुआ, आने के लिए प्रोत्साहित करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू यहाँ पर माना जाता है, पालतू जानवर कुत्ता है। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और भैंस हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे आने लगी। आगे लिखा है कि नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से तुर्की में चाटाल यूके है। क्या भैया? तुर्की में क्या है? चाटाल यूके है, जो कि सबसे प्रसिद्ध स्थल है। आगे लिखा है कि बहुत सी वस्तुएं दूर दूर से यहाँ लाई जाती थीं। कहाँ पर भैया? चाटाल यूके में। और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया आपका चकमक पत्थर है। फिर है आगे लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर से गोले। ठीक है, याद रखिएगा। लाल सागर से क्या लाया गया था? कौड़ियाँ लाई गई थी। और सीरिया से क्या लाया गया था? चकमक पत्थर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिएगा आगे, खेती और पशुपालन के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम यहाँ पर दिया है। यानी कि जो पशुपालन है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पशुओं को पालन पोषण किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। कहाँ पर है भैया? बुर्ज होम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। आगे लिखा है कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गड्ढे के नीचे घर बनाने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? बुर्ज होम बोला जाता है, जिन्हें गर्तवा कहा जाता है भैया। यहाँ पर क्या है? बुर्ज होम एक जगह का नाम है। ये आपकी कहाँ पर है? कश्मीर में है। और यहाँ के जो लोग हैं ये गड्ढे के नीचे यहाँ पर अपना घर बनाते थे, जिन्हें हम बोलते हैं गर्तवा। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं? गर्तवा बोलते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है भैया, जो लोग हैं यहाँ पर बुर्ज होम के जो लोग हैं ये गड्ढे के नीचे अपने घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवा बोलते थे। यानी कि इनके जो घर का नाम है वो है गर्तवा। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवा कहते हैं। इसमें सीढ़ियां होती थीं और ठंड के मौसम में इन्हें जो है ठंड से सुरक्षा मिलती थी। समझ में आ गया? आगे लिखा है कि फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी के प्रयोग में होने वाली रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है भैया, कहाँ पर? फ्रांस में। किससे बनाया जाता है? लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका खेती और पशुपालन। अब हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और उससे जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर होता है हमारा समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा
जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।